नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और इसका टाइटल है आईएमएफ टोटली रिजेक्ट पाकिस्तान। आईएमएफ सेज नो एड नो विजिट इन पाकिस्तान, पाक पब्लिक क्राइम। अच्छा जी, तो चलिए देखते हैं भाई कि क्या मसला है और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं। आप इंडिया की मिसाल दे रहे हैं। इंडिया में जनाबे वाला आर्मी आता, एक आर्मी चीफ आता है, कुछ अपनी मुद्दत पूरी करके चला जाता है, उसकी इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है, सियासतदान आपस में जो भी है, जो भी होता है। आप यहाँ पे ब्रीफ केस चलते हैं इस्लामाबाद में, ब्रीफ केस मेडिसिन पास करवानी है, ब्रीफ केस वो भी इंडिया से ही ले रहे हाँ हैं। जी। मेहरान 99 में बंद होगी इंडिया में। ऑटोमोबाइल सेक्टर भी इंडिया का इस टाइम दुनिया का 99 तीसरा। 99 में बंद हो गई। इधर ब्रीफ केस चलते हैं भाई, टीन डब्बा देते जाओ, माचिस देते जाओ, चलेगा, अवाम लेगी। भाई ये फ्रॉड है। जब बाहर भी जापान में भी जितने भी इंडियंस मिले हैं या जापानीज़ कंपनीज जितनी भी मैं गया हूँ वहाँ पे इंडियंस का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। कायदे आज़म ने सही कहा था कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं, तो ये खोटे सिक्के हैं। एलसी खुलवाने, प्याज टमाटर अदरक टमाटर की एलसी खुलवाने के पैसे नहीं है। मर्सिडीज़ के लिए पैसे हैं इनके पास, इन जर्नैलों के पास, इन सियासतदानों के पास वो पैसे हैं। चाय का शाइया देना उसके लिए 80 लाख रुपए है, 27 लाख की लस्सी पी जाए कोई, उसके लिए पैसे हैं। हमारे साथ कोई एक दिन एक सियासतदान आके 2 दिन खड़ा और हमारी ज़िंदगी को देखे कि हम किस तरह जी रहे हैं। आप थाईलैंड हांगकांग टाइप क्यों नहीं अपना वो प्रोसीजर अपनाते? सर भारत को ही क्यों नहीं देखते? हम तो यूरोप की और बाहर की मुल्कों की तो बाद में बात करें, भारत से ही क्यों नहीं सीख लेते? एक्चुअली मैं जापान होता हूँ, तो 1 मंथ के लिए आया हूँ पाकिस्तान। जॉब कर रहा हूँ, जॉब शुरू होनी है अप्रैल से। अभी ग्रेजुएशन हुई है, जापान से मास्टर किया है मैंने। अच्छा, जापान से ही आपकी एजुकेशन है सारी। अच्छा, मैं समझ शायद अभी पिछले दिनों वो न्यूज़ आई थी ना, 7,65,000 ब्रेन ड्रेन हुआ है, तो उसमें आप नहीं, मैं 3 साल हो गए हैं गया हूँ। अच्छा 3 साल से आप गए हुए हो। जी जी। तो क्या इधर मतलब तालीमी निज़ाम सही नहीं था जो तालीम इधर फर्दर कंटिन्यू नहीं की? मतलब जाने का इत्तेफाक कैसे हुआ? तालीमी निज़ाम एक्चुअली यूईटी में जो है ना सिविल इंजीनियरिंग की है, ठीक है। तो उसके बाद एक स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी थी उसको अवेल किया और मैं जापान चला गया। पाकिस्तान में जहाँ तक यूईटी का ताल्लुक है, उनकी रिसर्च अपनी है, उनका मतलब इंडस्ट्री से कोई कोलैबोरेशन नहीं है, और ये फ़र्क देखा है मैंने जापान और पाकिस्तान में। नाज़रीन, हमारे साथ इंजीनियर मौजूद हैं और मैं आज तो हूँ आज के टॉपिक के ऊपर। आज मेरा टॉपिक ये है कि अभी पिछले हफ्ते से हम एक न्यूज़ सुन रहे थे कि जब आईएमएफ जो है वो विज़िट करने आ रहा है पाकिस्तान में, जो मतलब इस टाइम माली हालात चल रहे हैं। आज की न्यूज़ ये आई है कि रिफ्यूज़ कर दिया आईएमएफ ने पाकिस्तान का दौरा, और उसने ये कहा है कि पाकिस्तानियों के ऊपर जो है वो मज़ीद खिदमत की जाए, पाकिस्तानी अवाम की न्यू टैक्स जो है वो इम्पोज़ किए जाएँ पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, और एक मिनी बजट पेश किया जाए 200 बिलियन रुपीज़ का। बहैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से देखते हो आप? मेरे ख्याल से तो मतलब जितना हमने कर्ज़ा लिया है दूसरे ममालिक से, उसको उतारने के लिए हमें आईएमएफ के पास जाना चाहिए और नए टैक्स लगाने चाहिए। और हम गए थे ना, लेकिन वो उसने अपना विज़िट जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया। उसने कहा कि आप मतलब इसके ऊपर न्यू मिनी बजट जो है वो पेश करें। तो गवर्नमेंट को करना चाहिए न्यू मिनी बजट पेश। आपको नहीं लगता हालात जो इस टाइम हैं, वैसे ही खाने के लिए रोटी मैसर नहीं है, जो इस टाइम हालात चल रहे हैं, तो मज़ीद टैक्स लगेंगे और बजट मज़ीद आएगा, तो क्या फ्यूचर देख रहे हो, क्या हालात जा रहे हैं? देखें, अगर पाकिस्तान आईएमएफ के पास नहीं जाता तो उसके डिफ़ॉल्ट होने का खतरा है, और अगर डिफ़ॉल्ट हो गया तो हालात इससे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। पाकिस्तान के पास ना इंपोर्ट करने के लिए ऑयल होगा ठीक है। और ना कोई फूड आइटम्स होंगी। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि जल्द से जल्द आईएमएफ के पास जाना चाहिए, और जितने टैक्स मतलब ये तो इन्हें पहले सोचना चाहिए था कि कर्ज़ा लेने से कि आवाम पे बोझ पड़ेगा, बाद में हम वापस किस तरह करेंगे। एक्सपोर्ट तो पाकिस्तान की है नहीं, तो इस वजह से अब यही मतलब आगे अगर हम देखें तो यही सिचुएशन है कि हमें आईएमएफ के पास जाना चाहिए और उनसे डील करके तो थोड़े से टैक्स लगा के
तो आगे पाकिस्तानियों को आसानी देनी चाहिए। आप 3 साल से जापान में हो, ऑब्वियसली वहाँ पे आपको हर कंट्री का कोई ना कोई पर्सन जो है वो मिलता होगा। हमारी नेबर कंट्री भारत की अगर मैं बात करूँ तो इंडियंस भी जापान में आपको नज़र आते होंगे। बहैसियत पाकिस्तानी हम हर चीज़ में अपना कंपैरिजन करते हैं, कहीं हमारी नेबर कंट्री भारत को क्यों नहीं मतलब IMF के पास जाना पड़ता, उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स क्यों नहीं फेस होती? जी मेरे ख्याल से इंडिया में डेमोक्रेसी है Right. और स्टेबिलिटी है, ठीक है। और वहाँ पे कोई मतलब माली मतलब तौर पे माली मतलब स्टेबिलिटी है वहाँ के, मतलब इंडस्ट्रीज़ को वो फैसिलिटेट करते हैं, उन्हें पैसा कमाने की इजाज़त देते हैं। ठीक है। और पाकिस्तान में पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है। हर गवर्नमेंट का कोई पता नहीं होता कब तक रहेगी कब तक नहीं, और ठीक है। वो पॉलिसी एकदम आगे चेंज कर देती है, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती, और यहाँ पे भी जो हालात हैं वो भी ख़राब रहते हैं। मुझे ये बताएं मौजूदा करंट टाइम के अंदर इस टाइम भारत पाकिस्तान से कितना आगे बढ़ गया? जी भारत का तो कोई मुकाबला नहीं। जब बाहर भी जापान में भी जितने भी इंडियंस मिले हैं, या जापानीज़ कंपनीज जितनी भी मैं गया हूँ वहाँ पे इंडियंस का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, और उनके जो कंपनीज हैं उनके प्लांट्स बहुत ज़्यादा इंडिया में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है। और एज सच मैंने पाकिस्तान का नहीं देखा कि जापान के साथ कोई इनकी कोलैबोरेशन हो या कोई रिसर्च हो इनके साथ मिलके, तो लेकिन इंडियंस के हैं। इसके बहुत ज़्यादा हैं और वो काफ़ी आगे जा रहे हैं। अच्छा मज़े की बात बताऊं, जापान का नाम गाड़ियों के लिहाज से बहुत ज़्यादा सुना जाता है पूरी दुनिया के अंदर। अभी पिछले दिनों न्यूज़ आई थी कि इंडिया ने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। अब हमारा नेबर कंट्री हर शोबे के अंदर जिस तरीके से काम कर रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर देख लें आप एजुकेशन सेक्टर देख लें, आप उनका इकोनॉमी देख लें, इस टाइम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो। कैसे वो मतलब ये सब चीज़ें कर रहे हैं, क्या जादू की छड़ी चला रहे हैं? देखें वो जो पहले आपको बताया कि उनकी पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी है, और वहाँ पे जो कंपनीज आती हैं उन्हें पता है कि हमें ये चीज़ गवर्नमेंट ने बताई है और यही चीज़ होगी आगे, और इसी वजह से उनकी ऑटो इंडस्ट्री भी आगे जा रही है। उनकी दुनिया की तीसरी बड़ी ऑटोमोबाइल सेक्टर वो बन चुका है। जी तो वहाँ पे जब तक आप इंडस्ट्रीज़ को फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में ऐसा कोई ऑटोमोबाइल भी आगे जाएगी। अच्छा हमें अब भारत से सीखना चाहिए चीज़ों के अंदर। पाकिस्तान अच्छा बात आगे बढ़े उससे पहले मैं ऑटोमोबाइल की बात चली है, गाड़ियों की बात चली है, तो मुझे एक बात याद आ गई है पाकिस्तान के लिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि लोग भूखों मर रहे हैं पाकिस्तान में। लोगों को आटा नहीं मिल रहा है, बिजली गायब हो रही है, गैस महंगी हो चुकी है, गैस भी नहीं मिल रही है, इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन इसके बावजूद आपको पता है 1.2 बिलियन डॉलर्स की कीमत की लग्जरी गाड़ियां पाकिस्तान में इंपोर्ट की गई हैं। आप सोचिए कि एक तरफ पाकिस्तान की आवाम मर रही है और दूसरी तरफ अय्याशी के लिए अपनी गाड़ियां मंगाई जा रही हैं। आप ये देख रहे हैं कॉन्ट्राडिक्शन, और इस पर तो पाकिस्तानी मीडिया में बड़ी चर्चा हो रही है और बड़ी मतलब लोग इसकी बड़ी आलोचना कर रहे हैं। सुनिए। आपने खबर पढ़ी है कितनी लर्ज़ाखेज और कितनी शर्मनाक है कि एक ही पेज के ऊपर आपका बैनर बता रहा है कि पाकिस्तान इज दिस शॉर्ट ऑफ डिफॉल्ट, और नीचे प्राइम मिनिस्टर ने 165 मर्सिडीज गाड़ियों का अप्रूवल दे दिया। ये खरीदनी है आपने, वो सिर च मारनी है ना तुसी मर्सिडीज गाड़ियां। जिस मुल्क में लोगों को आटा ना मिले उसके पीछे अगर लोगों की अमवात हो रही है, ऑलरेडी डिफॉल्टेड ही है। पता नहीं क्या वो करने लगा, क्या सोच रहा है। सुना आपने? तो ये तो हालत है। आप इससे सोच का पता चलता है पाकिस्तान की सरकार और बाकी चीजों की। चलिए आगे देखते हैं। पाकिस्तान अब जो सिचुएशन है, मतलब जिस लिहाज से पाकिस्तान की इकोनॉमी है, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं, सिर्फ 1% या 2% एलीट है उसके पास ही पैसा है। तो उस लिहाज से हमें बाकी अवाम का सोचना चाहिए कि हमने उनके लिए कुछ करना है। तो मेरा ख्याल है कि अब हमें दूसरे कंट्री से भी सीखना चाहिए कि वो किस तरह आगे जा रहे हैं, और ये अपनी मतलब कि सिर्फ 1 या 2% के लिए पॉलिसीज़ नहीं बनानी चाहिए, पूरी आवाम के लिए बनानी चाहिए। तारिक, क्या करते हैं सर आप? मेरा गारमेंट्स का काम है। गारमेंट्स का काम है। कैसा काम जा रहा है इस टाइम मौजूदा करंट टाइम में पाकिस्तान में? लाइफस्टाइल कैसा जा रहा है आपका?
भाई लाइफस्टाइल आप समझ लें कि 100 में से 20% भी नहीं रह गया काम। जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है ना, तब से लेकर अब तक गरीब आदमी का जीना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया। मुश्किल क्या, नामुमकिन हो गया। मुश्किल तो बड़ी दूर की बात है ना, नामुमकिन हो गया। और एक आदमी जो है ना वो 24 घंटे इसी सोच में पड़ा रहता है कि सुबह मैं खाऊंगा कहाँ से, दोपहर को खाऊंगा कहाँ से, शाम को खाऊंगा कहाँ से। ये चोर लुटेरे और इम्पोर्टेड को लाने वाले हम उनकी बड़ी दिल से कदर करते थे, बड़ी दिल से कदर करते थे। मगर आज ये साबित हो गया, कायदे आज़म ने सही कहा था कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं, तो ये खोटे सिक्के हैं। अवाम तो पहली पिसी हुई है। आप ये कह रहे हैं कि मज़ीद टैक्सेस लगाए जाएं, किस पे टैक्स लगाएंगे? अवाम पे। और अवाम जो है वो एक टाइम का ये मशवरा देते हैं कि जी बच्चों का खाना कम कर दें। भाई अपने जो आप अपने प्रोटोकॉल है वो पूरा कर दें। कुरान पाक में वाज़ेह इरशाद है, जैसी अवाम होगी उस पर वैसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे। ठीक है। इंडोनेशिया में जिस ताज कंपनी की टाइप पे एक कंपनी ने फ्रॉड किया, एक रियासत अलहदा हो गई। एक रियासत अलहदा हो गई। हमें ऐसे सुला दिया गया है जैसे कोई ना एनेस्थीसिया दे के ना, और वो मोबाइल की सूरत में, बेहयाई की सूरत में, कि अवाम को इस काबिल ही ना छोड़ा जाए कि वो प्रोटेस्ट कर सके। अवाम बाहर निकले, अवाम अपने हक के लिए लड़े। ये चीनी महंगी क्यों है, आटा कहाँ है? भाई हम एग्रीकल्चर मुल्क गिने जाते हैं। हमारा दुनिया में हम चंद एक ममालिक जिसका बड़ा नहरी निज़ाम है, उसके बावजूद ये लुटेरे कुटेरे जो है, और ये जो लोग जाते हैं सियासत में, जाते हैं ब्यूरोक्रेसी में, जाते हैं महकमों में, वो किन में जाते हैं? वो हम में से जाते हैं। उनका तर्ज अमल ज़िंदगी के, हमने जाना है पैसा बनाना है। उन्होंने कायदे आज़म को नहीं बख्शा, फातिमा जना रहमतुल्लाह अलैह को नहीं बख्शा, खान लियाकत अली खान को नहीं बख्शा, तारीख बड़ी बड़ी ये मीर जाफर और सादिकों से। अल्लाह ताला बस यही दुआ कर सकते हैं कि अवाम जो सोई है ना वो जाग जाए। लास्ट पे मुझे ये बताएं कि भारत को IMF के पास जाने की क्यों नहीं ज़रूरत पड़ती है, पाकिस्तान ही क्यों जाता है बार बार? भाई बात ये है कि इंडिया जो है ना 1 अरब समथिंग कुछ की आबादी है। आबादी के लिहाज से तो बहुत सारे मुल्क हमसे भी कम है। अगर मैं एक सुई बनाता हूँ ना, एक सुई, तो मुझे तो पता है कि भाई अगर 1 करोड़ 35 लाख है तो यार मेरी 1 अरब 35 करोड़ है तो 35 करोड़ मेरी सुइयाँ बिकी जाएंगी। सही। लोग उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया को देखते हैं। सर उस लिहाज से तो फिर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी आबादी हमसे भी कम है, लेकिन पूरी दुनिया में अपना लोहा तो वो मनवा रही हैं। 25 करोड़ तो हम भी हैं। अगर कोई सुई बना ले तो 25 करोड़ तो यहाँ भी बेच देगा। इसका मेजर चीज़ है करप्शन। हर आदमी करप्ट है भाई। हर आदमी ये सोचता है शॉर्टकट की, करप्शन की। मैं मिसाल देता हूँ, अभी मैं इशारा नहीं करूँगा, जिस रोड पे हम खड़े हैं ये रोड बना था, खंबे लगे थे, पोल्स लगे थे, लाइटें लगी थी। अचानक से प्रोग्राम बदला, फिर सड़क बनी, फिर वो एक क्रेन वाला भाई आया। हम तो आम आदमी, हमें तो पता नहीं है। वो क्रेन से जनाबे वाला लाइटों को उखेड़ रहा था। मैं कहा यार ये तो अभी सड़क बनी है, अभी ये पोल्स, अभी तो ये लाइट ऑन्स नहीं हुई, तो आप ये कर भाई हुकूमत का माल है, हुकूमत का खाओ। यहाँ पे दरख्त ही दरख्त थे। एक ट्राला जो जनाबे वाला वो लिखा जा रहा है, खाते में लिखा जा रहा है गवर्नमेंट के, 4 ट्राले गायब हो रहे हैं। टाली डाली थी यहाँ। अच्छा मुझे ये बताएं, मौजूदा करंट टाइम में भारत हमसे कितना आगे निकल गया? बहुत आगे। IT खुसूसन IT के ये दौर है IT का। सही। पेपॉल के लिए मोदी गया कि जो स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, जो स्कूल कॉलेज में, ताकि वो अर्निंग कर सकें। वो अर्निंग क्या कर रहे हैं, उनको आइस का नशा दे दिया, ठीक है, और यूनिवर्सिटीज़ को जनाब वाला बदमाशी का गढ़ बना दिया इन लोगों ने। किन्होंने? इन हुक्मरानों ने। अच्छा, मैंने शायद इंडिया की बात करें। इन हुक्मरानों ने। तो भाई वहाँ पे एक बाकी वो जमहूरियत है, वहाँ पे वो जमहूरी निज़ाम है। करप्शन हर जगह पे होती है, ये नहीं है, मगर जितनी बड़ी आबादी है उस रेशो से वो ठीक है। मतलब उनका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनके हक में बेहतर है? उनके हक में, अपनी आवाम के हक में बेहतर है भाई, बहुत बेहतर है। और शहबाज शरीफ पाकिस्तान की आवाम के हक में? भाई बॉडी लैंग्वेज बड़ी चीज़ होती है। ये शक्ल से झूठे नजर आते हैं,
कभी आप इनको देखें, इनकी हाथ और आंखें और इनकी आईज आपस में मिलती जुलती नहीं है। जरदारी हो गया, शहबाज शरीफ हो गया, और इनके जो एक्ट हो रहे हैं, वो यार पागल से पागल आदमी जो है ना, वो भी समझ जाता है कि यार ये सामने झूठ बोल रहे हैं, इनकी तारीख भरी पड़ी है। तो ये इनसे तवक्को करना कि ये पाकिस्तान को कहीं जनाब ये एक तरक्की की मंजिल पे ले जाएंगे, इनको स्विट्ज़रलैंड बना देंगे, नामुमकिन सी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ 40-50 पुल बना दें खूबसूरत से, जहाँ पे इनके इंटरेस्ट होते हैं, सरिया बजरी वगैरह चलती हैं। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया और बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे लोगों की बातों को सुनकर। छोड़िए, इंडिया की बात तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान की बात करते हैं। जो हालत है, ताज़ा खबर ये है, ताज़ा बिल्कुल ताज़ा, कि जो फॉरेक्स रिजर्व है पाकिस्तान का, वो $3.5 बिलियन पे पहुंच गया है। मतलब अब तो बिल्कुल ही लोएस्ट हो गया है, पूरे इतिहास का हो चुका था, अपना ही रिकॉर्ड फिर से इसने तोड़ दिया और फिर से लोएस्ट चला गया $3.5 बिलियन पे। अब आते हैं आईएमएफ पर। आईएमएफ पर हालांकि शहबाज शरीफ करेंगे नहीं, विजिट तय है, वो आएंगे और बातचीत होगी, लेकिन आईएमएफ से पैसे मिलना अभी बहुत मुश्किल, बहुत दूर की कौड़ी नजर आ रही है। क्योंकि आईएमएफ ने जो शर्तें रखी हैं, वो अगर शर्तें पाकिस्तान की सरकार ने मान ली तो समझिए कि जो पाकिस्तान की आम आवाम है वो वैसे ही महंगाई से मर रही है, उसके ऊपर 10 गुना ज्यादा महंगाई की मार और पड़ने वाली है। $300 बिलियन की टैक्स की बात कही गई है कि भैया इतना रेवेन्यू आप टैक्स जो है कलेक्शन कीजिए, तब जाकर आपको पैसे मिलेंगे। तो हो सकता है कि नई चीज लागू होने वाली है और आप लोगों की कमर वैसे ही तोड़ी जाने वाली है, हर चीज पर अब टैक्स बढ़ जाएगा। दूसरी एक बात यह है कि आईएमएफ ने शायद कोई इन्वेस्टिगेशन किया है, उसमें 2 ट्रिलियन या कुछ ऐसे ही डॉलर्स का, पता नहीं क्या, वो एक खबर मैंने बस आंखों में देखी थी मैंने, तो उसको भी इनकॉर्पोरेट किया है, उसको भी ध्यान में रखना है कि भाई पाकिस्तान में ऐसा कैसे हो गया $2 ट्रिलियन को लेकर। तो उसमें भी मुश्किल बढ़ने वाली है पाकिस्तान की। यानी कि पाकिस्तान के एक तरफ कुआं है, पाकिस्तान के एक तरफ खाई है। अब ये डिपेंड करना है कि गिरना किधर है। कुएं में गिरेंगे तो शायद थोड़ी कम चोट लगेगी, लेकिन उधर खाई में गिरेंगे तो और ज्यादा चोट लगेगी। और आईएमएफ के खिलाफ जो बातें हो रही हैं पाकिस्तान में, कई मंत्री भी बयान दे चुके हैं कि आईएमएफ तो जी उसने बर्बाद कर दिया पाकिस्तान को, ये कर दिया वो कर दिया। तो भैया आप आईएमएफ के पास जाते क्यों हो? इतिहास में सबसे ज्यादा अगर कर्जा किसी देश ने आईएमएफ से लिया है तो वो है पाकिस्तान। 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा पाकिस्तान ले चुका है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाला देश पाकिस्तान है आईएमएफ से। ये बात कह रहे हैं कि आईएमएफ का जाना चाहिए क्योंकि कर्जा चुकाना है। अब एक चीज ये बताइए कि एक कर्जे को चुकाने के लिए आप दूसरा कर्जा लोगे, तो ये तो मतलब कोई लॉजिकल बात नहीं हुई ना। कर्जा तो ओवरऑल आपके पास बढ़ेगा ना। आप एक कर्जे के लिए दूसरा कर्जा ले रहे हो तो टोपी ट्रांसफर, ये आपके ऊपर दबाव और बढ़ने वाला है। तीसरी बात की सुनने में ये आ रहा है कि चीन ने भी जो है हाथ खड़े करने शुरू कर दिए हैं और चीन ने कहा कि जी हमारे पैसे वापस करो, लोन के पैसे वापस करो। अब इसमें पाकिस्तान फिर फंस गया। अब तो चीन तो दोस्त है, हो सकता है रोएं गिड़गिड़ाएं पैरों पर पड़ें तो शायद माफी मिल जाए, वहां से रोल ओवर कर दें, लेकिन बड़ा मुश्किल है। उधर सऊदी अरेबिया और यूएई ने तो कह तो दिया कि हम जी आपकी मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा जी पहले आईएमएफ की शर्तें मानो, आईएमएफ की बात करो, उधर से सब क्लियर होगा तभी वो पैसे देंगे। तो समझ लिए कि कुल जमा पाकिस्तान इस समय चारों तरफ से मुसीबत से घिरा है, ना निगलते बन रहा है ना इससे उगलते बन रहा है। और ये सब हुआ है इसलिए क्योंकि वहां की आवाम भी वैसी है, वहां की सरकार भी वैसी है। दोनों में कोई विजन नहीं है, कोई पॉलिसीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। 75 साल में दोनों ने एक दूसरे के साथ खेल किया है और उस खेल का नतीजा यह है कि जो ऊपर वाले हैं, एलीट वाले, वो तो चले गए, बाकी भुगत जनता रही है। तो चलिए जल्दी हाजिर होते हैं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।